हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10वीं का भूगोल, जिसमें से हम देखेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 है वन एवं वन्य जीव संसाधन। इसमें हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर, और इसमें ना दो टाइप के क्वेश्चन आंसर होंगे। पहला सब्जेक्टिव और दूसरा ऑब्जेक्टिव। एग्जाम में दोनों टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जो भी क्वेश्चन आंसर में चीजें होंगी समझने के लायक, वो भी आपको समझाते चलेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा वो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट वीवीआई होने वाला है। जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन रहे हैं एग्जाम में, वो सारे के सारे इस एक ही वीडियो में आपके कवर अप हो जाएंगे। इस वीडियो के बाद आपको क्वेश्चन आंसर के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। वन एवं वन्य जीव संसाधन बहुत ही इजी चैप्टर है, बस आपको समझने का फेर है। तो चलिए इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन है क्या, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। आंसर है, पृथ्वी पर हम अनेकों प्रकार की सूक्ष्म जीवाणुओं, बैक्टीरिया, जोंक से लेकर बड़े बड़े जानवर जैसे हाथी, ब्लू व्हेल एवं पेड़ पौधों के साथ रहते हैं। इसी व्यवस्था को जैव विविधता कहते हैं। एक आसान भाषा में कहने का मतलब ये है कि जिस माहौल में आप रह रहे हो, उस माहौल में आप चारों चीजों से घिरे हुए हो। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आंसर है, हमारे आसपास का वह क्षेत्र जहां सभी जीव एवं पेड़ पौधे एक दूसरे पर निर्भर हैं, उसे पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। ओके, तो ये बताइए ये क्या है। ये 3 लाइन है, आपको याद नहीं होगी, बिल्कुल याद हो जाएगी। और अगर आप समझ लेंगे पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र किसे कहते हैं, तो हमारे आसपास का वह क्षेत्र जहाँ सभी जीव पेड़ पौधे एक दूसरे पर निर्भर हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं। हो गया क्लियर। मतलब जहाँ आप रहते हैं वही पारिस्थितिकी तंत्र है। जहाँ आप बैठ के ये वीडियो देख रहे हो वही पारिस्थितिकी तंत्र है। क्यों? क्योंकि आपके आसपास पेड़ पौधे एक दूसरे पर क्या है, आप एक दूसरे पर निर्भर हैं। तीसरा क्वेश्चन है मोस्ट वीवीआई है, हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है। आंसर है, हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। पहला कारण है, संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है। ये क्या है, संरक्षण से क्या बनी रहती है। दूसरा कारण है हमारे पास, हमारे लिए बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन जैसे वायु, जल, मृदा एवं भूमि का पर्याप्त मात्रा में मिलना कहाँ से शुरू होता है, वन से ही शुरू होता है। अगर हम आज जंगल को नहीं बचाएंगे तो सबसे पहले हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। उसके बाद जंगल है तो बारिश हो रही है, अगर जंगल नहीं होंगे तो बारिश को आकर्षित भी नहीं कर पाएगा और बारिश भी नहीं होगा। मिट्टी मिट्टी की उर्वरता और मिट्टी की बहुमूल्यता हमें जंगलों से ही प्राप्त हो रही है। प्लस में भूमि का पर्याप्त मात्रा में मिलना जंगल के ही कारण हमें मिल रहा है। तो ये कारण है दूसरा। तीसरा कारण है, विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता की संरक्षित करने में। मतलब देखिए, बेहतर जनन के लिए, एक अच्छा प्रजनन के लिए, जब कोई जंगली जानवर एक अपने बच्चे को जन्म देती है तो एक अच्छा पारिस्थितिकी तंत्र रहेगा, तभी ये एक अच्छा जनन की प्रक्रिया हो पाएगी। वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता की संरक्षित करने में। मतलब देखिए, बेहतर जनन के लिए, एक अच्छा प्रजनन के लिए, जब कोई जंगली जानवर एक अपने बच्चे को जन्म देती है तो एक अच्छा पारिस्थितिकी तंत्र रहेगा, तभी ये एक अच्छा जनन की प्रक्रिया हो पाएगी और आने वाले बच्चे कुशल होंगे और इनसे पारिस्थितिकी बनी रहेगी और जैव विविधता संरक्षित रहेगी। तो ये 3 मेन कारण हैं जिसके लिए हमें वन और वन्य जीव की रक्षा करनी चाहिए। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, वन संरक्षण के 3 कारगर उपाय बताइए। मतलब कि वनों की सुरक्षा कैसे करेंगे। तो वन एवं वन्य जीव संरक्षण के कारगर उपाय इस प्रकार हैं। यहाँ 3 पूछा है, हम 3 से ज़्यादा देंगे, ठीक है, ताकि एग्जाम में अगर आपसे ज़्यादा पूछे तो कोई दिक्कत ना हो। पहला क्या है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर रोक।
आप जंगलों की सुरक्षा कैसे कर सकते हो? वहाँ के पेड़ों की कटाई पर रोक, अंधाधुंध, देखो कटाई होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंधाधुंध कटाई होगा, मतलब जहाँ 10 पेड़ों की जरूरत है वहाँ 100 पेड़ को काट दिया जा रहा है। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये पहला हो गया। अधिक से अधिक नए पेड़ पौधों का वृक्षारोपण, अगर जंगल को आप बचाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। तीसरा, वनों को अनियंत्रित आग से बचाना है। अनियंत्रित मतलब जो लगातार आग जिधर इधर उधर लग जाती है उसको, उससे वन को बचाना है। चौथा है मृदा अपरदन अथवा भूक्षरण पर नियंत्रण हो। मृदा अपरदन अथवा भूक्षरण पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा है। मृदा अपरदन का मतलब ये होता है कि अगर मिट्टी कटाव पानी से बह जाती है तो उसे अपरदन या फिर भूक्षरण कहा जाता है। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है चैप्टर 1 का तो उसे भी जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ना सब इंपॉर्टेंट ही है। भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम क्या है और यह कब लागू हुआ? आंसर है 1960 और 1970 के दशकों में पर्याप्त संरक्षकों ने वन्य जीवन की रक्षा के लिए कानून की मांग की थी। उनकी मांगों को मानते हुए सरकार ने एक कानून लाया जिसके वृहत वन एवं उनमें रहने वाले जीवों को कानूनी सुरक्षा दी जाएगी। इस कानून को हम भारतीय संरक्षण अधिनियम 1972 के नाम से जानते हैं। मतलब देखिए, लोगों ने मांग किया कि एक ऐसा कानून हो जिसमें से जंगल और जंगली जीव की रक्षा हो, तो वही बोला गया। सरकार ने एक कानून लाया जिसके तहत वन एवं उनमें रहने वाले जीवों को कानूनी सुरक्षा दी जाएगी, मतलब कानून उसकी रक्षा करेगा। उसी को कहा गया भारतीय संरक्षण अधिनियम 1972। ये ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है भारतीय संरक्षण अधिनियम कानून कब पारित हुआ, तो वो हुआ 1972 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये जो लिखा हुआ है ना ये पेज नंबर है, ठीक है। छठा, भारतीय संरक्षण अधिनियम 1972 के उद्देश्यों को लिखिए। अब देखिए इसमें क्या क्या बातें कही गई 1972 वाला में, ये भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इसके उद्देश्य निम्नलिखित प्रकार से हैं। पहला क्या है भाई साहब, तो पहला यहाँ पे, इस अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजातियों की एक अखिल भारतीय सूची तैयार की गई। ठीक है, कोई सूची तैयार किया होगा, उसमें और भी बातें कही गई होंगी। बची हुई संकटग्रस्त प्रजातियों के शिकार पर पाबंदी लगा दी गई। संकटग्रस्त प्रजातियां किसे कहते हैं? वे प्रजातियां जो धीरे धीरे खत्म हो जा रही है, उन प्रजातियों के शिकार पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। मतलब उन प्रजातियों को आप शिकारी के रूप में नहीं कर सकते हैं जो संकटग्रस्त हैं, जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। तीसरा है वन्य जीवन के व्यापार पर रोक लगाया गया। वन्य जीवन, सॉरी यहाँ जीव हो गया है ना, वन्य जीव। तो वन्य जीव कहने का मतलब ये है, वन्य जीव कहने का मतलब ये जंगली जानवरों के व्यापार आप नहीं कर सकते हो। अगर आप करेंगे तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। चौथा पॉइंट है वन्य जीवन के आवास को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। मतलब जो जंगली जानवर रह रहे हैं जंगल में उसे कानूनी सुरक्षा दी गई। पांचवा पॉइंट है कई केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए हैं। बहुत से ऐसे केंद्र सरकार हैं और राज्य सरकार हैं जिन्होंने जंगली जानवर को बचाने के लिए पार्क और पशु विहार और राष्ट्रीय उद्यान बना दिए हैं। छठा पॉइंट है कुछ खास जानवरों की सुरक्षा के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, बाघ परियोजना इत्यादि। मतलब जो महंगे जानवर हैं जैसे बाघ हो गया, टाइगर हो गया, चीता हो गया, इनके लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया है। और प्रोजेक्ट टाइगर क्या है इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, आगे हम करेंगे। क्वेश्चन है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए तत्काल उपाय क्यों आवश्यक है? एकदम आवश्यक है भाई। इसके निम्नलिखित कारण हैं। ओके, यदि जीव जंतुओं के संरक्षण का ध्यान ना रखा जाए तो बाघ, गेंडा, कस्तूरी मृग, सोहन, चिड़िया इत्यादि जैसे अमूल्य जीव शिकारियों की बंदूक का निशाना बनकर रह जाएंगे। इसीलिए वन्य जीव संरक्षण के लिए तत्काल उपाय आवश्यक हो जाता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या है,
अगर हम वन एवं वन्य जीवों की रक्षा नहीं करते हैं तो शायद हमारी आने वाली पीढ़ियां अभी के वन एवं वन्य जीवों से वंचित रह जाएंगे। मतलब ये है कि कुछ ऐसे पक्षी हैं जो सिर्फ अभी के डेट में हैं, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियां, हमारी बेटे बेटियां उन्हें नहीं देख पाएंगी। आप अभी भी नहीं देख पाते होंगे, जैसे चीता, चील, बाज, ये सब पहले बहुत आसमान में उड़ते थे हम लोग के टाइम में, लेकिन आपके समय में ना ये सब है ही नहीं। क्यों? धीरे धीरे ये विलुप्त होते जा रहे हैं। तो तत्काल उपाय करना जरूरी है, तुरंत उपाय करना जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप इंतजार करें सही टाइम का और सही टाइम आए ही ना। तीसरा पॉइंट क्या है? वन्य जीव हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। अगर जंगल ना हो तो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र एकदम खत्म हो जाएगा। आपको सबसे पहले पर्याप्त मात्रा में वायु यानी कि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और आप सांस नहीं ले पाओगे, और ये सांस के बिना आपके जीवन अधूरी है भाई। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं, ये तीसरा पॉइंट खत्म हो गया। अब हम चलते हैं अपने 8 नंबर क्वेश्चंस पे। ये पीडीएफ ना आपको आराम से उपलब्ध हो जाएगी, आराम से वहां से डाउनलोड करके आप इसे उतार सकते हो, डोंट वरी। लास्ट में हम ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। सरकार या वन विभाग द्वारा वनों को कितने भागों में बांटा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो यहां मैं VVI कर देता हूं, VVI। वन विभाग द्वारा वनों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस बन जाएंगे कि सरकार द्वारा या वन विभाग द्वारा वनों को कितने भागों में बांटा गया है। आंसर क्या होगा? 3। सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव के जैसा लिखेंगे। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है भाई आरक्षित वन, ठीक है। दूसरा क्या है भाई? रक्षित वन, ओके। और तीसरा क्या है भाई? अवर्गीकृत वन, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो हमने सिलसिला लिखा है आंसर का, एकदम आपको वैसे ही बोर्ड के एग्जाम में लिखना है। बिकॉज प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर 10 क्लास। 10 क्लास के लिए ना प्रेजेंटेशन ही सबसे ज़्यादा मायने रखती है। आंसर सब कोई दे देता है, लेकिन शर्तें ये है कि आप आंसर किस प्रकार से दे रहे हो। तो ये क्वेश्चन है आपका, ब्लैक पेन से आप नोट्स भी करोगे तो ऐसे ही करोगे। ब्लू पेन से आंसर देना शुरू किया, उसके बाद एक लाइन को छोड़ा, आरक्षित वन लिखा, और उसके बाद आरक्षित वन के बारे में हमने यहाँ पर 4 लाइन लिख दी। इसके बाद रक्षित वन में आए, उसको लिखा, फिर 2-3 लाइन यहाँ पर इसके बारे में लिख दिया। उसके बाद अवर्गीकृत लाइन आया और यहाँ पर हमने 1-2 लाइन यहाँ पे लिख दिया। तो कहने का मतलब ये है, ऐसा जब आप लिखते हो ना तो एग्जामिनर खुश हो जाता है। तो चाहे आप घर पे नोट्स बना रहे हो या फिर एग्जाम में बैठने जा रहे हो, तो आपको एकदम लिखावट ऐसा ही होना चाहिए अगर आपको मार्क्स उठाने हैं तो। ओके, चलिए भाई, तो आरक्षित वन क्या है उसे भी हम देख लेते हैं, याद तो आपको करना ही है। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। पूछा जाता है कौन से वन को सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक मूल्यवान यानी कि महंगा माना जाता है, तो याद रखिएगा आरक्षित वन को। और आधे से ज्यादा वन आरक्षित वन है कहाँ? भारत में। अगला है रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित वन है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि रक्षित वन का हिस्सा कितना है भाई साहब, तो 1/3 यानी कि 1/3 आपको याद रखना है। रक्षित वन, टोटल वन अगर 3 है तो उसमें से रक्षित वन कितना है? 1 है। ओके, आइए आगे आते हैं। अवर्गीकृत वन, अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों एवं समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, उन्हें अवर्गीकृत भूमि कहा जाता है। मतलब ऐसे भूमि जो बंजर भूमि हो या सरकार के अंडर में हो या कोई पर्सनल व्यक्ति के अंतर्गत में हो या समुदाय के अंदर में हो, उसे हम लोग अवर्गीकृत भूमि कहते हैं। जैसे आपका घर अवर्गीकृत है, आपका खेत अवर्गीकृत है, सीसीएल जमीन जो सरकार के अंदर में आता है वो भी अवर्गीकृत वन है। ओके, चलिए भाई 9वां नंबर क्वेश्चन है, एकदम 1 नंबरिया क्वेश्चन है ये। फ्लोरा और फोना से आपका क्या तात्पर्य है? देखो, फ्लोरा किसे कहा जाता है? किसी क्षेत्र या काल के विशेष पेड़ पौधों को फ्लोरा कहा जाता है। मतलब ये कोई विशेष काल का
पेड़ पौधा, उसे क्या कहते हैं? फ्लोरा कहा जाता है। और फौना किसे कहते हैं? जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों को फौना कहा जाता है। मतलब जातियों, जानवरों के अलग अलग जातियों प्रजातियों को फौना कहा जाता है। सिंपल सी बात है, बस अब समझ लोगे ना तो आधा तो यहीं आपको याद हो जाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, हिमालय यव से आप क्या समझते हैं? आंसर है हिमालय यव एक औषधीय पौधा है। तो ये हिमालय जो यव है ना, यव एक औषधीय पौधा है, यानी उससे बीमारी ठीक होती है। औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा यहाँ से। हिमालय यव कौन से राज्य में पाए जाते हैं? तो वो हैं हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कौन सा औषधीय पौधा पाया जाता है भाई? तो आपको बोलना है क्या? हिमालय यव। क्या? हिमालय यव। ये हिमालय यव एक प्रकार का औषधीय पौधा है। आगे बढ़ते हैं, जो कैंसर उपचार के प्रयोग में लाया जाता है। ये देखिए भाई, ये भी पूछा जा सकता है कि हिमालय यव किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है उपयोग? तो भाई साहब हो जाएगा कैंसर का बीमारी को ठीक करने के लिए। ये भी पूछा जाएगा कि कैंसर के उपचार के लिए कौन से औषधीय पौधा का प्रयोग किया जाता है? तो हिमालय यव। तो देख रहे हो ना, सब्जेक्टिव के साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है। लेकिन मैं ना आपको लगभग 30 से 35 ऑब्जेक्टिव भी करवाने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन मैं बाहर नहीं जाने दूंगा, ये स्मृति स्टडी सेंटर का वादा है आपसे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? हमने आपको कहा कि आगे क्वेश्चंस मिलेंगे, मिल गया। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, ये शुरू कब हुआ था? तो सिंपल सी बात है, जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए, वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए एक परियोजना लाया गया, जिसमें टाइगरों को विशेष रूप से सुरक्षा प्रदान, आवास प्रदान एवं व्यापार पर रोक लगा दी गई। इस परियोजना को प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत सन 1973 ईस्वी में हुआ था। देखिए भाई साहब, ये जो प्रोजेक्ट टाइगर आया ना, इसमें क्या कहा गया कि व्यापार पर रोक लगा दिया गया। ठीक है, कि आप उसका व्यापार नहीं कर सकते हो। ये किस में कहा गया? प्रोजेक्ट टाइगर में। और ये प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से, MCQ से बन सकते हैं भाई। ठीक है, आराम से। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब? 1972 में। और ये कब हुआ? 73 में, प्रोजेक्ट टाइगर। मोस्ट VVI क्वेश्चंस, एकदम तहलका मचाने वाला ये क्वेश्चंस है, हर शिफ्ट में ही पूछ लिया जाता है। VVI चिपको आंदोलन क्या था? 1 मिनट कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो, हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग। हाँ, आप लोगों का ट्यूशन है। चलिए भाई आगे बढ़ें। आंसर क्या है? यह एक पर्यावरण का रक्षक आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। ठीक है, चिपको आंदोलन। पेड़ से लिपट गए थे लोग कि पेड़ों को काटने नहीं देंगे, अगर पेड़ को काटना है तो पहले आप हमें काटिए। ये था चिपको आंदोलन। पेड़ से चिपक गए थे उन लोग, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? चिपको आंदोलन। जिसमें लोग पेड़ से आलिंगन कर, आलिंगन मतलब गले मिल लिया था, लिपट जाते थे। इस आंदोलन की शुरुआत सन 1970 ईस्वी में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1970 में। मेन आदमी इसमें, प्रमुख आदमी कौन था? सुंदरलाल बहुगुणा। कौन से राज्य से शुरू हुआ था? उत्तराखंड राज्य से शुरू हुआ था। लेकिन ये जो उत्तराखंड है अभी कहाँ पर है? तो उत्तराखंड अभी तत्कालीन उत्तर प्रदेश का चामोली जिला है भाई। उस समय क्या है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सम्मिलित होंगे। तो अभी क्या है? उत्तराखंड, याद रखिएगा, अभी उत्तर प्रदेश का चामोली जिला है, जहाँ से ये चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। ओके, चलिए भाई, तो ये 12 क्वेश्चन हमारे कवर अप हो गए। चलिए अब हम देखते हैं क्या 13वां क्वेश्चन। भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीवों का रक्षण एवं संरक्षण में योगदान दिया? जब बुक को पढ़ेंगे ना, तो राजस्थान का एक गांव है जहां पर लोगों ने पेड़ों को और जंगल को बचाने के लिए अपने जान तक देने को आतुर हो गए। उन्हीं के ऊपर ये बेस्ट क्वेश्चन है। आंसर क्या है भाई, समझिए। वन संरक्षण की नीतियां हमारे देश में
कोई नई बात नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि केंद्र एवं राज्य सरकारें वन एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रयत्नशील है, परंतु इस दिशा में जो कार्य विभिन्न समुदायों ने दिया है वह भी प्रशंसा योग्य है, जो इस प्रकार है। देखिए, सरकार तो वनों को बचाती ही है, ताज्जुब की बात तब होती है जब लोग भी उनका साथ देते हैं और एकदम उन पर निछावर हो जाते हैं। पहला क्या है, देखिए, सरिस्का बाग रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग वन्य जीव रक्षक अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। सरिस्का बाग रिजर्व राजस्थान का एक गांव है जहां पर सरिस्का बाग है, वहां पर खनन होता है, मतलब कि खुदाई करके वहां से खनिज वगैरह निकाले जाते हैं। उसको बंद करवाने के लिए अभी भी लोग कार्यरत हैं कि भाई खनन को बंद करो। खनन अगर होता रहेगा तो हमारा जंगल उजड़ता रहेगा और जंगल उजड़ने के वजह से हमारे जंगली जानवर बेघर हो जाएंगे। ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, हमारी पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है, कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं, खुद उनको जो आवास मिला है रहने के लिए जंगली जानवरों को, उनकी रक्षा खुद कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अगर सरकार वहाँ पे आते हैं कि नहीं इस आवास को हटाएंगे, हम यहाँ कुछ दूसरा कुछ निर्माण करेंगे, तो उसका भी विरोध कर रही है वहाँ के लोग। ठीक है, ये राजस्थान के अलवर जिला वगैरह में बहुत कुछ देखने को मिलता है। जैसे एक और है, राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने तो 12,000 हेक्टेयर वन भूमि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला जो तीसरा पॉइंट बता रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने 12,000 हेक्टेयर भूमि वन भूमि भैरोदेव दाकव सेंचुरी घोषित कर दी है। लीजिए, 5 गांवों ने 12,000 हेक्टेयर भूमि कौन सा नाम से घोषित कर दी है, भैरोदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद है कि यहाँ से आपको याद रखना है कि भैरोदेव डाकव सेंचुरी कहाँ, कौन सा राज्य का बात है, राजस्थान का बात है। ये कितना भूमि इसमें घोषित कर दिया है, 12,000 हेक्टेयर, और कितने गांवों ने मिलकर, 5 गांवों ने मिलकर। ऑब्जेक्टिव भी बन जाते हैं, जिसके तहत अपने ही नियम कानून है। इसका अपना नियम कानून है जो शिकार वर्जित है, मतलब इस जंगल में आप शिकार कर ही नहीं सकते हो। यहाँ के लोगों ने ऐसा नियम बनाया, कानून का कोई हस्तक्षेप नहीं है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, तथा बाहरी लोगों के घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवन को बचाते हैं। अगर नेक्स्ट, हमारे देश के लोग सदियों से प्रकृति के पुजारी रहे हैं, इसीलिए इन्होंने अनेकों वनों को देवी देवताओं के वन कहकर इन्हें बचाए रखा है। अभी देखिए, हमारे जीवन में, हमारे भारत जैसे देश में कई पेड़ों को पूजा जाता है ना, उसी के बारे में भी बताएगा, और उसके लिए उसको बचा कर रखा जाता है, उसको काटा नहीं जाता है। अच्छी बात है। छठा, आज भी भारत के अनेक समुदाय हैं जो पीपल, वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जातियां महुआ और कर्मा की पेड़ों की पूजा करते हैं। सिंपल सी बात है, पीपल के वृक्ष में पूजा किया जाता है सब शनि महाराज के लिए, और वट वृक्ष यानी कि जो हमारी माएँ बहनें जो शादीशुदा हैं वो वट सावित्री व्रत रखते हैं अपनी पतियों के लंबी उम्र के लिए। और ये सब कहाँ, पेड़ों की पूजा होती है, इसमें कोई भगवान की पूजा नहीं की जाती है। उसके बाद कर्मा पूजा होता है, कर्मा के पेड़ों के लिए महुआ की पूजा हो जाती है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए भारत में ये संस्कृति है, इसीलिए ये सब पेड़ पौधे बचे हुए हैं। और एक जीके और लेकर जाइए, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमारा कौन सा पेड़ देता है, पीपल का पेड़ देता है। ओके, तो इसको तो एकदम बचाना एकदम ज़रूरी है, और अगर आप लगा सकते हो तो ये आपके लिए पुण्य से कम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ। अब यहाँ से हम देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। ये सब्जेक्टिव का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारक हैं। देखिए भाई, जो भी आप काम कर रहे हो वो करो, लेकिन ना उसमें प्रकृति को कोई हानि नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन आज के डेट में बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं जो प्रकृति को, हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। तो यही इसमें पूछा गया है कि विस्तार से बताइए कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक या वनस्पति जात, जंगल को और प्राणी जात लोगों को
या जानवरों के लिए ह्रास के कारक हैं। ह्रास मतलब उसकी जीवन के मूल्य को कम कर दे रहा है, उसके जीने की प्रक्रिया को कम कर दे रहा है, इस प्रकार से। तो देखिए मानवीय क्रियाएं निम्नलिखित प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के लिए ह्रास का कारण बनती है। देखिए 4-5 पॉइंट है हमारे पास, 3-4। पहला पॉइंट क्या बन रहा है भाई, मानव अपने स्वार्थ के अधीन होकर कभी ईंधन के लिए तो कभी कृषि के लिए वनों को अंधाधुंध काट रही है, जिससे धीरे धीरे वनस्पति जात सिकुड़ता जा रहा है। देखिए अपना फायदा के लिए क्या है, वनों को काटा जा रहा है, आने वाली पीढ़ियां तरस जाएंगी ऑक्सीजन के लिए, बारिश के लिए, है ना। तो ऐसा ना करो भाई। दूसरा क्या है, वनों के अंधाधुंध कटाई होने के कारण वर्षा में कमी आई है, जिससे पर्यावरण पर गहरा असर पड़ता है एवं हरियाली कम होने लगती है। देखिए अगर बरसात ही नहीं होगा, पानी ही नहीं पड़ेगा तो क्या जीवन संभव है। अगर एक मौसम में बरसात ना हो तो अगला मौसम में गर्मी एकदम इतना बढ़ जाएगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसलिए भाई हमारे जीवन में जंगल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ऑक्सीजन देती है ना। तीसरा पॉइंट है, बढ़ते औद्योगिकरण और शहरीकरण ने तो मानव वनस्पति जात को शापित कर रखा है। सही बात है, औद्योगिकरण मतलब फैक्ट्रियां इतनी लग चुकी है, कंपनियां इतनी आ चुकी है भारत में, शहरीकरण, शहर इतने बस चुके हैं कि भाई वनस्पति जात, जंगल शापित हो चुका है। क्योंकि औद्योगिक यानी इससे काला धुआं निकलता है फैक्ट्रियों से। शहरीकरण, घर बन रहे हैं, मोटरसाइकिलें चल रही है, गाड़ी चल रही है, ट्रेनें चल रही है, इतना कुछ हो रखा है कि बता नहीं सकते हैं। तो इसके कारण ना जंगल कितना बर्दाश्त करेगा, काला धुआं जंगल में जा रहा है, वो CO2 ले रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो जंगल शापित हो चुका है, शुद्ध हवा कहीं नहीं है। किसके कारण, इस औद्योगिकरण के कारण और बढ़ते शहरीकरण के कारण रखा है। वो दिन दूर नहीं जब हमें शुद्ध पर्यावरण एवं ऑक्सीजन के लिए तरसना पड़े। सही बात बोल रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऑक्सीजन के लिए हम तरस जाएंगे, अच्छा ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाएगा। जिस तरह आप पानी 20 रुपया बोतल खरीदते हो, उसी तरह शुद्ध अभी हवा भी आपको खरीद करके ऑक्सीजन लेना होगा और सांस लेना होगा, यह इन फ्यूचर हो ना जाए। इसीलिए वनों को बचाए रखिए, जंगल को बचाए रखिए, पेड़ पौधों को लगाते रहिए। चौथा पॉइंट है, आज के समय में बढ़ती जनसंख्या वनों के ह्रास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बढ़ती आबादी जंगलों की कटाई को बढ़ावा दे रही है, वनस्पति जात के ह्रास का एक कारक है। देखिए भाई सही बात बोला, जनसंख्या बढ़ रही है, घर का मांग बढ़ रहा है, ज़मीनें उतनी ही है, जंगल को काट कर लोग घर बना रहे हैं, जंगल को काट कर फैक्ट्री खोल रहे हैं, जंगल को काट कर रोड बनाए जा रहे हैं। तो यही सब कारण है कि भाई साहब मानव क्रियाएं वनस्पति जात और प्राणी जात के लिए ह्रास का कारक हैं। तो 4 पॉइंट हो गया यहाँ हमारे पास, और इसके बाद जो है सो हमारा सब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव पे। ओके, ऑब्जेक्टिव पे लेकिन ऑब्जेक्टिव में जाने से पहले हम आपको एक और कुछ दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ सब्जेक्टिव होता है कंप्लीट, लेकिन थोड़ा सा एक और है, ये सब्जेक्टिव ही है लेकिन असल में ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, पूछा जाता है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य, ठीक है, कहाँ कहाँ है। तो देखिए जितने मैं आपको दे रहा हूँ ना सब इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। तो मैं आपको चलिए एक एक करके करवाता हूँ। तो सबसे पहला आप देखोगे यहाँ पे उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में कितने अभयारण्य हैं, तो उत्तराखंड में टोटल 4 अभयारण्य जो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा और भी है लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आइए देखते हैं उत्तराखंड में कौन कौन से हैं। तो उत्तराखंड में 4 हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब देखो इसे याद रखना मेन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं, दुधवा, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट, कान्हा, किसली, बांधवगढ़, पन्ना, ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। बिहार में आपके 2 राष्ट्रीय अभयारण्य हैं, उदयपुर, वाल्मीकि। राजस्थान में नाहरगढ़, केवलादेव, घाना, रणथंभौर, सरिस्का, ये कहाँ पे है, राजस्थान में। उड़ीसा में आइएगा तो 3 ठो मिलेगा, सिमलीपाल, भितरकनिका, गहीरमाथा, ये कहाँ पे है, उड़ीसा में। पश्चिम बंगाल में एक है सुंदरवन पशु विहार, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, झारखंड में 3 है,
बेतला, बिरसा मुंडा, हजारीबाग। आप हमें ये भी बताना कि आप कौन से राज्य से ये वीडियो देख रहे हो या कौन से जिले से ये वीडियो देख रहे हो। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखना है ना, तो मैं कुछ कुछ आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आप इससे याद रख पाओगे। तो देखिए हुआ उत्तराखंड, उत्तराखंड में केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, तो यहाँ पर घूमने का सबको मन होता है ना, तो हमारा भी मन हुआ, लोगों का भी मन होता है। एक पति पत्नी थे, उनका भी मन हुआ कि हम लोग घूमने जाएंगे। ओके, तो पति का नाम था, पत्नी का नाम था नंदा देवी। ध्यान से सुनना, नंदा देवी। पत्नी अपने पति को प्यार से बोलते थे राजा जी। तो नंदा देवी एक दिन राजा जी से बोले कि राजा जी घूमने चलना है क्या? अरे कहाँ जाओगी महारानी, तुम तो हर समय घूमने की बात करते रहती हो। अरे भाई गजब है, साल में एक बार तो घूमने का बात किया है हमने, उसमें भी आप राजा जी हमें डांट रहे हैं। अच्छा ठीक है नंदा देवी, चलिए कहाँ जाना है? उत्तराखंड। कहाँ जाना है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड घूमने की बात कौन कौन कर रहे हैं? पत्नी नंदा देवी और पत्नी का पति का नाम क्या है? राजा जी। प्यार से राजा जी बुलाते हैं। ठीक है, चले गए वहाँ दोनों घूमने के लिए। राजा जी का तो मन नहीं था, लेकिन पत्नी का मन रखने के लिए चले गए। ओके, अब वहाँ जब जाते हैं तो नंदा देवी देखती है क्या? फूलों की घाटी। ओह माय गॉड, फूलों की घाटी, वाओ हाउ ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, तरह तरह की बात बोलने लगी, है ना, रानी थी भाई। अब फूलों की घाटी देखने के लिए वो तरस गई, बोली चलिए ना राजा जी फूलों की घाटी को देखते हैं। क्या? फूलों की घाटी देखते हैं। तब तक राजा जी जहाँ से सुबह सुबह वर्कआउट करने का उसका आदत था, चले गए वो जिम करने। कहाँ चले गए? जिम करने। अरे महारानी तुमको जहाँ घूमना है घूमो, हमने उत्तराखंड ले आया, लेकिन हमें डिस्टर्ब मत करो, हमारा जिम करने दो, हमें हमारा जिम छूटना अच्छा नहीं लगता। तो वो चले गए कहाँ? जिम, यानी कि जिम कार्बेट, जिम करने, जिम कार्बेट। हो गया ना याद? तो उत्तराखंड घूमने की बात हो रही थी, कौन कौन जाएंगे? नंदा देवी जाएंगे, राजा जी जाएंगे। नंदा देवी वहाँ फूलों की घाटी को देखेगी, एक्साइटेड हो जाएगी देखने के लिए, लेकिन तब तक राजा जी कहाँ चले जाएंगे? जिम कार्बेट। तो हो गया ना जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए भाई, नेक्स्ट क्या है? उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में क्या है? दुधवा और चंद्रप्रभा, दुधवा और चंद्रप्रभा, दुधवा और चंद्रप्रभा। तो इसे आप याद रख लेना, इजी है, कुछ भी ट्रिक आप लगा सकते हो अपने हिसाब से। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं मध्य प्रदेश। कहाँ? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है कान्हा, किसली, बांधवगढ़, पन्ना। मेरे साथ बोलिए, कुछ कुछ चीज़ें हैं बोलने से याद हो जाता है। कान्हा, किसली, बांधवगढ़, पन्ना। बोलिए मेरे साथ में, बोलिए, शुरू करिए। कान्हा, बोलिए, कान्हा, हाँ, कान्हा, किसली, बांधवगढ़, पन्ना। कान्हा, किसली, बांधवगढ़, पन्ना। कान्हा, किसली, बांधवगढ़, पन्ना। मध्य प्रदेश बोलेंगे कान्हा, किसली, बांधवगढ़, पन्ना। कान्हा, किसली, बांधवगढ़, पन्ना। कान्हा, किसली, बांधवगढ़, पन्ना। आंख बंद करके इसको 4 बार, 5 बार, 10 बार बोलिए, याद हो जाएगा। कान्हा, किसली, बांधवगढ़, पन्ना कंस राज्य में, मध्य प्रदेश में। बिहार में आते हैं। उदयपुर वाल्मीकि, उदयपुर वाल्मीकि, उदयपुर वाल्मीकि, उदयपुर वाल्मीकि, उदयपुर वाल्मीकि कहाँ पर है? बिहार में। उदयपुर वाल्मीकि कहाँ पर है? बिहार में। हाँ, उदयपुर वाल्मीकि कहाँ पर है? बिहार में। राजस्थान, देखो राजस्थान यानी कि राजाओं वाला स्थान, तो नाम भी देखिएगा राजाओं वाला होगा। देखिएगा नाहरगढ़, केवलादेव, घाना, रणथंभौर, सरिस्का। नाम भी क्या है? राजा वाला है, याद रहेगा। तो पहले आप दो या 3 का सेट बना लो, 3 पहले याद करो फिर 2 याद करो। नाहरगढ़, केवलादेव, नाहरगढ़, केवलादेव, नाहरगढ़, केवलादेव, घाना, नाहरगढ़, केवलादेव, घाना, नाहरगढ़, केवलादेव, घाना, रणथंभौर, सरिस्का, रणथंभौर, सरिस्का, रणथंभौर, सरिस्का। हो गया ना याद? आराम से याद हो जाएगा, 3-4 बार लिखोगे तो। उड़ीसा में देखते हैं। सिमलीपाल, भीतरकनिका, गहिरमाथा। बस ऐसे बोलना है, सिमलीपाल, भीतरकनिका, गहिरमाथा, सिमलीपाल, भीतरकनिका, गहिरमाथा, सिमलीपाल, भीतरकनिका, गहिरमाथा, सिमलीपाल, भीतरकनिका, गहिरमाथा। हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। पश्चिम बंगाल में एक है सुंदरवन पशु विहार, सुंदरवन पशु विहार, सुंदरवन पशु विहार। देखिए पश्चिम बंगाल, बंगला होना तो सुंदर हो, नहीं तो हो ही ना। हाँ, बंगला हो ना मेरे भाई तो सुंदर हो, और उसके आगे ना वन ही वन हो, नहीं तो हो ही ना। तो पश्चिम बंगाल, बंगाल से सुंदरवन पशु विहार। झारखंड, झारखंड यानी कि बेतला, बिरसा मुंडा, हजारीबाग। अब देखिए ये जो बिरसा मुंडा है ये झारखंड के निवासी हैं, है ना। तो झारखंड में इनका जन्म हुआ है, और वो क्या है? हजारीबाग साइड रहते थे। कहाँ रहते थे? हजारीबाग। ये भी झारखंड का जिला है। उसके बाद क्या है? ये बेतला। हमेशा हमेशा ना वो अपने साथ बोतल नहीं रखते थे, कभी नहीं। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। तो झारखंड में हो गया बेतला, बिरसा मुंडा, हजारीबाग। बी बेतला, बिरसा मुंडा, हजारीबाग, बेतला, बिरसा मुंडा, हजारीबाग। तो झारखंड के राष्ट्रीय अभयारण्य क्लियर। चलिए कुछ और है हमारे पास, उसको देखते हैं।
हिमाचल प्रदेश है हमारे पास, तो इसमें एक ही पार्क है, हिमालयन नेशनल पार्क। मोस्ट कैसा है देखिए, हिमाचल प्रदेश में हिमालयन नेशनल पार्क, हिमाचल हिमालयन याद रहेगा। आसम, आसम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मानस काजीरंगा डिब्रू सैखोवा, मानस काजीरंगा डिब्रू सैखोवा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई। मानस राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पर? आसम में। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पर? आसम में। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पर? आसम में। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको ये याद नहीं रखना, आपको सिर्फ ये याद रखना है ये काजीरंगा है कहाँ पर? आसम में। मानस कहाँ पर है? आसम में। डिब्रू सैखोवा कहाँ पर है? आसम में। ओके, सिक्किम चलते हैं। सिक्किम में है एक कंचनजंगा, तो सिक्किम में एक पर्वत पाया जाता है, नाम है उसका कंचनजंगा, उसी के नाम पर इस अभ्यारण्य का नाम रखा गया क्या? कंचनजंगा। कहीं कहीं आप इसको कंचनजुंगा भी पढ़ेंगे तो दोनों सही होता है। मणिपुर में एक अभ्यारण्य है जिसे कहा जाता है क्या? केबुल लामजाओ। क्या कहा जाता है? केबुल लामजाओ। मणिपुर में कौन सा अभ्यारण्य है? केबुल लामजाओ। मणिपुर में कौन सा अभ्यारण्य है? केबुल लामजाओ। और भाई साहब, ये जो केबुल लामजाओ है ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ झील है, ठीक है। और ये केबुल लामजाओ जो नेशनल अभ्यारण्य है कौन सा झील में है? लोकटक झील में। ओके, चलिए तो इतना आप याद रखना। नेक्स्ट हम चलते हैं गुजरात में। गुजरात में है गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, नाल सरोवर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, कच्छ मरीन राष्ट्रीय अभ्यारण्य। गिर, नाल सरोवर, कच्छ मरीन कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात, गुजर गई रात, जब रात गुजरी ना तो मैंने अपने आप को गिरा हुआ पाया, गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य। फिर हमने नल के सामने या सरोवर के सामने चला गया क्योंकि हमें कचड़ा धोना था। कच्छ मरीन, क्या? कच्छ मरीन। हमारा कच्छा भी मरियाल जैसन हो गया था मेरे भाई, क्यों? क्योंकि मैं ना गिर गया था। हाँ थोड़ा हंसी आ रही ना, गिर गया था। तो कुछ इस प्रकार से आप ट्रिक बिठा करके याद रख सकते हो। गुजरात, गुजर गई रात, हमने अपने आप को क्या? गिरा हुआ पाया। क्यों? क्योंकि भाई मैं नशे में था, मैंने रात भर नशा किया था तो मैं गिरा हुआ पाया भाई। सड़क के किनारे मैं गिरा हुआ था तो मैं ना नल ढूंढने लगा, सरोवर ढूंढने लगा। सरोवर मतलब तालाब होता है, तो नल ढूंढने लगा ताकि मैं अपने शर्ट पैंट को धो सकूं। कचड़ा लग गया, घर जाऊंगा तो पापा ले पड़ा कर देंगे भाई, इसीलिए मैं सरोवर ढूंढ रहा हूँ। कच्छ मरीन, मेरा कच्छा कैसा हो गया? मरियाल जैसन हो गया भाई। तो हमें क्या करना था? उसको धोना था। तो क्लियर हो गया ना? कुछ इस प्रकार से आप ट्रिक बिठाकर याद कर सकते हो। केरल, केरल यानी कि पेरियार, क्या? पेरियार। पेरियार राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पर है भाई? केरल में। तो केरल यानी कि करेला, करेला खाने में एकदम कड़वा लगता है। मम्मी एक दिन करेला बनाई और बोली ले बेटा खा ले बेटा खा ले। मम्मी को हमने कह दिया मम्मी पेरियार, मम्मी यार पैर लगता हूँ लेकिन मैं करेला नहीं खाता। हाथ जोड़ दिया मम्मी, मैं ना हाथ जोड़ता हूँ, पैर लगता हूँ, करेला नहीं खा सकता मैं। हाँ करेला नहीं खाएगा मम्मी, देह पड़ा पर। भाई मम्मी जब मारती है ना, नानी याद आ जाती है, लेकिन नानी भी तो है नहीं, बचाएगी कौन। चले भाई आगे चलते हैं। कुछ लुप्त जातियों के नाम, कुछ लुप्त जातियों के नाम क्या है? एशियाई चीता, गुलाबी सिरवाली बत्तख, ठीक है। गुलाबी सिरवाली बत्तख, ये क्या है? लुप्त प्रजातियां हैं। संकटग्रस्त जातियों के कुछ नाम हैं, काला हिरन, मगरमच्छ और संगाई। क्या रखेंगे? संगाई। चलिए तो यहाँ पर क्या होता है भाई साहब? भूगोल चैप्टर 2 सब्जेक्टिव समाप्त होता है। थैंक्स, विजिट अगेन। आप यहाँ तक बने हैं, आपको पढ़ने में रुचि है, आपको एग्ज़ाम भी देनी है। चलिए अब हम देखते हैं इसके इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। तो टोटल सब्जेक्टिव के कितने क्वेश्चंस हमने आपको दिए हैं? टोटल 15 क्वेश्चंस दिए हैं। अगर आप देखा जाए तो ये तो ऑब्जेक्टिव ही है जो हमने सारे राज्यों के कवर अप करवा दिए हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके आगे के प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। लगभग 40 ऑब्जेक्टिव मैं आपको करवाने वाला हूँ। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। एक भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि हमने निचोड़ करके पूरे बुक से 40 से प्लस क्वेश्चंस को निकाला है और इसमें ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जिसे आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अभी तक के जितने भी आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किए हैं, अगर उसको आप अच्छे से दिमाग में रखे होंगे तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं वन एवं वन्य जीव संसाधन के जो कि चैप्टर 2 है। यहाँ पर आपको ओनली MCQ मिलेगा। टेंशन ना लें, इसका PDF भी मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिए, इसका PDF मिल जाएगा। या फिर आप जो है सो हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम ये सब फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं।
क्वेश्चन कहता है वनों की अंधाधुंध कटाई और पर्यावरण को नष्ट करने के खिलाफ निम्न में से किस आंदोलन को चलाया गया था। ये क्वेश्चन 2025 अभी के रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए थे। आसान है, चिपको आंदोलन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखिए ऑप्शंस में बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, ऑप्शंस रहेंगे 4, बीज बचाओ आंदोलन, धान्य आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चिपको आंदोलन। ओके, आगे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सरिस्का टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। तो हमने अभी तुरंत आपको बताया, देखिए यहाँ पे इस वाले पीडीएफ में देखिए, सरिस्का यहीं से पूछ लिया ना डायरेक्ट सवाल। तो राजस्थान में इतने सारे हैं, लेकिन पूछा है यहाँ सिर्फ ओनली आपसे क्या, सरिस्का टाइगर रिजर्व, और ऑप्शंस दे दिए हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। तो आपको याद रहेंगे तो आप इजीली तरीके से इसे टिक लगा सकते हो गया। चलिए भाई, ऑब्जेक्टिव अभी की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि एग्जाम में जितने सब्जेक्टिव आ रहे हैं उतने ऑब्जेक्टिव भी आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, पेड़ की छाल, पत्तियां, टहनियों एवं जड़ों से एक प्रकार का रसायन निकाला जाता है जिसका प्रयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। उस रसायन का नाम निम्न में से क्या है। ऑप्शन है बेंजाइल क्लोराइड, एसीटोन, टैक्सोल, और ये है डाई इथाइल। तो करेक्ट आंसर जो होगा भाई वो होगा टैक्सोल। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, टैक्सोल याद रखिएगा, इसे हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पढ़ाया है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो यहाँ आपको मिलेगा, पहला क्या है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह है पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। चलिए भाई आगे चलते हैं। वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इससे पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, जीवन साध्य संसाधन जल, वायु एवं मृदा बनी रहती है, बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीनी विविधता को संरक्षित करती है, इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। हाँ मेरे भाई, इनमें से सभी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सारे क्वेश्चंस इजी हैं, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए बुक का। निम्न में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के लिए ह्रास का सही कारण नहीं है। तो देखिए ऑप्शंस पहला ही सही हो जाता है। 4 ऑप्शंस है, कृषि प्रसार, वृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। देखिए क्वेश्चंस को आप समझोगे ना तो आराम से आंसर मार लोगे। क्वेश्चन क्या बोलता है, कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। मतलब वनस्पति जात को नुकसान पहुंचाया है किसने, स्तरीय विकास ने, उसका पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करने में, और तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण, शहर आके बसने लगे, इससे भी नुकसान हुआ है। अगर नुकसान नहीं हुआ तो किससे, कृषि के प्रसार से। ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन हो गया क्लियर। ऑप्शन ए यहाँ पे हो गया करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो भाई साहब हमारे पास क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। ऑप्शन है संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर कि संरक्षण का तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। ये ऑप्शन क्या है, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। देखिए यहाँ पे ना ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस के साथ आते हैं। तो अगर आपका एक बार बुक पढ़ा रहेगा या फिर ये वीडियो का सेशन अगर आप अटेंड कर लेते हो तो आप इजीली तरीके से वहाँ पर अटेंड करके आ जाओगे। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, वे जातियाँ जिनकी लुप्त होने का खतरा है क्या कहलाता है। तो वैसी जातियाँ जो लुप्त हो जाएंगी उन जातियों को हम लोग संकटग्रस्त जातियाँ कहते हैं। लुप्त जातियाँ नहीं कहते हैं, दुर्लभ जातियाँ नहीं कहते हैं, स्थानीय जातियाँ नहीं कहते हैं। लुप्त होने का खतरा है उसे कहते हैं संकटग्रस्त जातियाँ। मतलब वो संकट में है, धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, लुप्त जाति का उदाहरण क्या है। तो नीली भेड़, एशियाई चीता, एशियाई हाथी, और क्या दिया हुआ है, गेंडा। तो इसका करेक्ट टिक नहीं लगाया है। तो एशियाई जो चीता है भैया वो क्या है, लुप्त जाति का उदाहरण है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे।
11 है यहाँ पे, निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक स्थायी वन पाए जाते हैं, मतलब सबसे ज्यादा जंगल कहाँ पाया जाता है पूरे भारत देश में, तो वो मध्य प्रदेश है। ऑप्शन बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, कौन सा पक्षी द क्रिटिकल प्रजाति का श्रेणी में नहीं आता है, तो ऑप्शन जो है सो मोर हो जाएगा। ये क्रिटिकल प्रजाति के श्रेणी में नहीं आता है, बाकी गुलाबी सिर वाली बत्तख आती है, जंगल चित्तीदार उल्लू आता है, और पर्वतीय बटेर ये भी आता है। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, किस जीव के लिए जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये भैया मनुष्य के लिए जैव विविधता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, काला हिरन निम्न में से किस श्रेणी के जीव हैं, तो काला हिरन लुप्त प्रजाति के हैं, है ना। अब देखिए हिरन कैसी है, काली है, तो ये जो काली है ना हमेशा लुप्त रहेगी, क्योंकि वो जल्दी से दिखेगी नहीं, तो इसमें क्या बोलेंगे, लुप्त प्रजाति। इस तरह करके एक ट्रिक बिठा के आप याद रख सकते हो। चलिए अब हम चलते हैं इसके 15वें नंबर क्वेश्चन पे, और ये 15वां नंबर क्वेश्चन ना अब हमें ऑप्शंस नहीं देगा, ओके, सिर्फ आंसर आपको मिलेगा, तो इसे आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि टेस्ट में ना आंसर नहीं मिलेगा, वो आपको देना है। विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में निर्धारण कौन सी एजेंसी करता है, तो ये करता है IUCN। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन। चलिए भाई नेक्स्ट, 1952 में भारत निम्न में से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर चुका है, तो ये एशियाई जो चीता है ये पहले से विलुप्त हो चुका है, और ये 1952 में ही इसे घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत के वनों और वन्य जीव संसाधन के प्रबंधन का प्रभावी है, तो ये वन विभाग है, इसके लिए यही जिम्मेदार है। नेक्स्ट, किस वर्ष बाघ परियोजना शुरू की गई, तो 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। चलिए भाई देखिए, अब बाघ है, क्या है, बाघ 19 साल का लड़का ना 7-3 क्या 7-3 सरपट भागेगा और अपने 3 पैरों से भागेगा। हाँ भाई, सरपट भागेगा और 3 पैरों से भागेगा, तो आप कुछ ऐसा करके याद रख सकते हो। किस राज्य में स्थान जंगलों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो ये भाई मध्य प्रदेश, इसे शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, MP कहते हैं। सबसे बड़ा क्षेत्र जंगलों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र क्या है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, हिमालय यव क्या है, तो ये एक प्रकार का औषधि है, एक प्रकार का हिरन पक्षी की प्रजाति, एक औषधीय पौधा, तो ये है भैया तीसरा, एक औषधीय पौधा। 21 नंबर क्वेश्चन है, 1991 में संरक्षित प्रजातियां की सूची में पहली बार किस प्रजाति को शामिल किया गया, तो ये पौधों को शामिल किया गया 1991 में। संरक्षित प्रजाति मतलब सबसे पहले 1991 के दौरान 92 के दौरान किसकी सुरक्षा की गई, तो पौधों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, स्थानीय जाति का उदाहरण है, स्थानीय जाति का उदाहरण है, यहाँ पे स्थानीय होगा, या कर लेंगे आप इसे, तो निकोबार कबूतर। क्या होता है, निकोबार कबूतर। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो ये चिपको आंदोलन का उद्देश्य था वनों का संरक्षण करना, जंगलों को बचाना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सरिस्का वन जीव अभयारण्य किस राज्य में है, तो ये भैया कहाँ पर है, राजस्थान में। नॉर्मल सी बात है, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे। भारत में वनस्पतियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है, तो लगभग वनस्पति की 47,000 जातियां भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट, सुंदर वन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, तो ये भैया कहाँ है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए भाई नेक्स्ट हम देखेंगे कहाँ तक हो गई ये हो गया 26 तक, तो हम देखेंगे 27। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है, बीज बचाओ आंदोलन क्या है, तो टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन क्या कहलाता है, बीज बचाओ आंदोलन कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है, शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन्य जीवन को बचाना। ये है इसका क्या उद्देश्य, कि देश की तो रक्षा करेंगे ही,
प्लस में ऐसे लोगों को जान बचाएंगे जो ऑलरेडी डिप्रेशन में चले जा चुके हैं या जाने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 29 नंबर, सबसे तेज खानदानी प्राणी कौन है और उसकी रफ्तार क्या है? सॉरी, सबसे तेज यहाँ स्तनधारी प्राणी है, सॉरी हमने खानदानी पढ़ दिया। सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन है और उसकी रफ्तार क्या है? तो आंसर है यहाँ पे चीता, ओनली चीता। लेकिन साथ में बिल्ली का भी कभी दे दिया जाता है, तो चीता और बिल्ली दोनों। चीता का जो रफ्तार होता है 112 किलोमीटर प्रति घंटा है और बिल्ली का जो रफ्तार होता है वो 86 किलोमीटर प्रति घंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 हम देखेंगे। भारत में 1951 और 1980 के बीच में कितने वर्ग किलोमीटर को वन क्षेत्र कृषि में परिवर्तित किया गया? तो ऑप्शंस नहीं दिया गया, डायरेक्ट आंसर दिया गया। यहाँ पे लिखेंगे 26,200 वर्ग किलोमीटर। भारत में जैव उपजातियों की संख्या प्रतिशत में कितनी है? तो जैव प्रतिशत की संख्या कितनी है भैया? 8,000। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है? 32। ठीक है। 1992 में नई घाटी परियोजना के तहत कारण कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों को समाप्त करना पड़ा? लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर। बहुत गलत चीज़ है ये। आगे चलते हैं। तीसरा, सामान्य जातियों से क्या अभिप्राय है जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है? सामान्य जातियों से क्या अभिप्राय है? तो जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख किन उपजातियों से शामिल है? उपजातियों में शामिल है। ऑप्शंस होंगे लुप्त जातियों में। कहाँ? लुप्त जातियों में। चले भाई आगे। श्रेणिक भारत में प्राकृतिक वनों की संस्था धीरे धीरे समाप्त किस कारण से हुई है? तो ये भैया सागवन एकल प्रणाली के कारण हुआ है ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में, औषधीय पौधे कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ए एवं बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए एवं बी दोनों। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। टक्सोल नामक रसायन किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है? तो ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं कैंसर के लिए। एक ही तो ऑप्शन है, तो आंसर भी यही हो जाएगा। किसके लिए? कैंसर के लिए। कि कैंसर के लिए कि टक्सोल नामक रासायनिक विज्ञान किसके उपचार के लिए? कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। चलिए हम आगे चलते हैं भाई। 36 37 हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। 38 नंबर क्वेश्चन यह है यहाँ पे, पर्यावरण विनाश के मुख्य कारण कौन कौन हैं? तो ये हैं भाई साहब, संसाधनों का असमान बंटवारा, असमान उपयोग, रख रखाव की जिम्मेदारी में असमानता और इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। पहले से टिक लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। मैंग्रोव क्षेत्र कितने प्रतिशत लुप्त हो चुका है? ऑप्शंस क्या है? 40% मैंग्रोव क्षेत्र क्या हो चुका है? लुप्त हो चुका है। आगे चलते हैं। टक्सोल नामक रासायनिक पेड़ों के किस भाड़ा से प्राप्त होता है? अच्छा सॉरी, किस भाग से प्राप्त होता है? टक्सोल नामक रसायन पेड़ों के किस भाग से प्राप्त होता है? तो आपका जो आंसर है, पेड़ों से भी प्राप्त होता है, पत्तियों से भी प्राप्त होता है और टहनियों से भी प्राप्त होता है। ये वाला टिक लगा देंगे। हो गया। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश कौन सा? ये टिक लगा हुआ है इसमें। मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो देखिए मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, आप बताओ। तो बताइए मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय अभ्यारण्य। इस टाइप के क्वेश्चन हमने सब्जेक्टिव में भी कर लिए हैं, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कितने सारे हैं कुछ भी आपसे पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह है भैया उत्तराखंड में स्थित। मोस्ट इंपॉर्टेंट। 42 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं। 43 क्वेश्चन और अब लास्ट आ चुके हैं हम। मानस बाघ रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये आसाम में है।
पेज नंबर हम 22 में आ चुके हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, पेरियार बाघ रिजर्व उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो ये केरल राज्य में है। ओके, कुछ हमारे पास एक 45 नंबर क्वेश्चन के फॉर्म में एक यहाँ पे स्लाइड दिया हुआ है, जिसमें काला हिरन संकटग्रस्त रूप में है, एशियाई हाथी सुमेध रूप में है, अंडमान जंगली सुअर स्थानिक रूप में है, हिमालय भूरा भालू दुर्लभ जाति के रूप में है, और गुलाबी सिर वाली बत्तख लुप्त जाति के रूप में है। ओके, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और यहाँ पे क्या, थैंक्स फॉर विजिटिंग भूगोल चैप्टर 2 ये समाप्त हुआ। चलिए अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 3 को लेकर के। जो भी हमसे गलतियाँ हुई है इस चैप्टर्स में वो मैं माफ़ी चाहता हूँ, और मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।